माँ आखिर कब तक हम ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? आप शहर में भैया को फोन करके सारी बात क्यों नहीं बता देती? नहीं नहीं बेटी, मेरे नितेश को इस बारे में जरा सी भी भनक लगी तो वह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस आ जाएगा। मैं इतनी मुश्किलों से उसे इसलिए पढ़ा लिखा रही हूँ और अब तक जो हमने इतनी मेहनत की है वह सब बेकार चली जाएगी। माँ, घर में आटा दाल सब खत्म हो गया है, अब खाने में क्या बनाऊँ? यह ले बेटी, मेरे पास है रुपए बचे हैं, ऐसा कर बीज दाल और बी का आटा ले आ। अब वह दोनों माँ बेटी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। आशा गांव में एक अमीर आदमी के घर नौकरानी का काम करती थी। इधर उधर शहर में पढ़ाई कर रहा नितेश इन सब बातों से अनजान होता है। उसे शहर में रहने वाली एक अमीर लड़की मलाइका से प्यार हो जाता है। मलाइका भी उसे प्यार करने लगी। दोनों कॉलेज खत्म होने के बाद घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज नितेश, अब मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया और माँ चाहती है कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊँ, और तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं शादी तो तुमसे ही करूँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम माँ से हमारी शादी के बारे में बात करो। मलाइका के कहने पर नितेश उसकी माँ से मिलने जाता है। मलाइका के पापा की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। अब उसकी माँ ये सब देखती थी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे, और जब से इसके पापा गए हैं तब से लेकर आज तक मैंने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। फिर यह तो इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, भला मैं इसके लिए कैसे मना कर सकती हूँ? बस अब इसका जो कलेक्टर बनने का सपना है वह पूरा हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी दिन रात इसकी मेहनत कर रही है, लेकिन इसे पूरा यकीन है कि वह बहुत जल्द अपना यह सपना पूरा कर सकेगी। मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ। अब बहुत जल्द रमोला उन दोनों की शादी करवा देती है। बेंगलोर शहर से नितेश का गांव लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। नितेश शादी के बाद मलाइका को लेकर अपने गांव आता है, जहां वह देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ और बहन अपने बड़े से पक्के घर में न रहकर पास ही एक कच्चे मकान में रहते हैं। यह सब देखकर वह हैरान रह जाता है। माँ, यह सब क्या है? आप अपना पक्का घर छोड़कर यहाँ इस कच्चे मकान में, और यह क्या, सिर्फ एक खाट और दरी और यह मिट्टी का चूल्हा? आखिर क्या है यह सब? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। क्या बताऊँ बेटा, तू नहीं जानता, लेकिन 3 साल पहले जब तेरे बाबा की मौत हो गई और तू भी पढ़ाई के लिए शहर चला गया, तो पीछे से तेरे ताऊ और ताई ने मिलकर धोखे से हमसे सारी जमीन हड़प ली और हमारा सब कुछ छीन लिया, और मुझे और मेरी बेटी को इस कच्चे मकान में रहने के लिए छोड़ दिया। तब से मैं और मेरी बेटी बड़ी मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन माँ, इतना कुछ हो गया आपके साथ और आपने मुझे बताया तक नहीं, क्योंकि भैया माँ नहीं चाहती थी कि आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आ जाओ, इसलिए इन्होंने यह सब बात आपसे नहीं बताई। लेकिन तू आ गया ना, अब सब मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तभी उनकी नज़र मलाइका पर पड़ जाती है। नितेश बेटा, तेरे साथ यह मैडम कौन है? तेरी बॉस है क्या? नहीं माँ, यह तुम्हारी बहू है और मेरी पत्नी है। हालात कुछ ऐसे थे कि हमें शादी करनी पड़ी। अगर मुझे यह पता होता कि घर के हालात ऐसे हो गए तो मैं भी शादी नहीं करता। और मलाइका, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं जानता था कि अब तुम अमीर ससुराल की नहीं बल्कि गरीब परिवार की बहू हो। मैंने तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए और अब तुम्हें यह सब गरीब ससुराल में रहना पड़ेगा। नितेश, मैं शादी कर तुम्हारे साथ इस घर में आई हूँ और तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। तुम तो खुद भी ये सब नहीं जानते थे, इसलिए अब यही मेरा घर है। आप लोग जैसे रहोगे मैं भी आप लोगों के साथ रह लूँगी। बहू, हमें माफ़ कर दी। एक लड़की शादी के बाद बड़े बड़े सपने लेकर आती है, लेकिन तुझे इस गरीब ससुराल में गुजारा करना होगा। अब हम आ गए ना माँ जी, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ बहू जो तू मुझे मिली। आप यहाँ आकर बैठ जाओ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, तुम दोनों रुको, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। आशा जब रसोई में जाती है तो वहाँ जाकर जरा सा आटा होता है और सब्जी या दाल में कुछ भी नहीं होता है। फिर वह आंगन में लगे धनिया पुदीना की चटनी बटने पर पीस कर उनको खाने को देती है। माफ़ करना बच्चों, लेकिन मेरे पास बस यही दे दो रोटी और यह चटनी, और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि तुम दोनों के लिए मैं इन 2 रोटी से ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकती। माँ जी, आपके प्यार से भरी यह रोटी और यह चटनी महंगे पकवानों से भी ज़्यादा टेस्टी है। यह लीजिए, इसमें 1 रोटी और आप ननद जी खा लीजिए, और इन 2 में से 1-1 रोटी और हम नितेश खा लेंगे। अपनी अमीर बहू की अच्छाई देखकर आशा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। खाना खाने के बाद सुमन और आशा खुद ज़मीन पर दरी बिछाकर सो जाती हैं और अपने बेटे बहू को
दूसरे कमरे में खाट पर सुला देती हैं। अगली सुबह आशा जल्दी उठकर कहीं बाहर चली जाती है और ननद की साफ सफाई में लग जाती है। मलाइका अपने पति से, नितेश मुझे बहुत भूख लगी है और ननद जी बाहर काम कर लगी हैं और माँ जी न जाने सुबह सुबह कहाँ चली गई, खाने के लिए कुछ बना लो, लेकिन मुझे यह चूल्हा जलाना नहीं आता, तुम मेरी मदद करो ना प्लीज। घर से बाहर लकड़ियाँ रखी हैं, तुम चूल्हा जलाने के लिए लेकर आओ, अब तब तक खाने में कुछ ढूंढती हूँ। अब नितेश आंगन में रखी लकड़ियाँ लेकर आता है और मलाइका सभी डिब्बे खंगाल लेती है, लेकिन उस डिब्बे में कुछ भी नहीं मिलता है। यह क्या नितेश, घर में तो अन्न का दाना तक नहीं है। अब समझा माँ इसलिए बाहर गई है ताकि घर में हम सबका पेट भर सकें। मैं कितना नालायक बेटा हूँ जो अपनी माँ की मदद करने की जगह घर पर बैठा हूँ। भैया, बाबा के जाने के बाद माँ ने बड़े कष्ट उठाए हैं। वो आपके कॉलेज की फीस भरने के लिए लगातार गांव के सेठ के यहाँ साफ सफाई का काम करती हैं। मेरी माँ ने मुझे कितनी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया, यह बात सिर्फ वही जानते हैं। और एक मुझे देख लो, इतनी पढ़ाई करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी ताई आ जाती है। तुम लोगों की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुम्हारी माँ बेचारी कैसे घर चला रही होगी, पहले अपने बेटे बेटी का बोझ और अब ऊपर से अपनी बहू का भी बोझ उठा रही होगी। वैसे तुम लोगों की भीख भी कुछ चाहिए हो तो बता देना, रिश्तेदार ठहरे भीख तो मैं दे ही दूंगी। तभी वहाँ आशा आ जाती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, अभी उनकी माँ जिंदा है और हमारे हालातों पर हंसो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार तुम ही हो। और तुम देखना, एक दिन मेरे ये बच्चे मेरा नाम जरूर रोशन करेंगे और साथ ही इस घर के हालातों को भी ठीक कर देंगे। ये देखो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। देवरानी जी, अब आप जाते हो या यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूँ? शकुंतला मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। बहू, मैं इस गांव में किसी के यहाँ काम करती हूँ जिससे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। यह देख, यह थोड़ा राशन पानी लाई हूँ, अब 2-4 दिन का गुजारा चल जाएगा। आशा की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन जल्दी से वह राशन ले जाकर अपनी भाभी के साथ खाना बनाने लगती है, लेकिन अब हितेश को अपनी माँ की हालत पर बड़ी तैयारी थी। फिर नितेश शादी में मिली अपनी अंगूठी गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आता है, जिसके बदले मिले पैसों से कुछ पैसे लेकर वह शहर चला जाता है और कुछ पैसे अपनी माँ को दे देता है। उन पैसों से आशा थोड़ा राशन पानी ले आती है। इधर अब बहू भी ठान लेती है कि वह सरकारी एग्जाम की तैयारी करके रहेगी, इसलिए अब वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है, साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम भी देती है। कुछ दिन बाद उसकी कलेक्टर की नौकरी लग गई और उसी गाँव में पोस्टिंग होती है। माँ जी, आपकी बहू कलेक्टर बन गई। इस गांव की अब हमारे सारे गरीबी के दिन दूर हो गए। अब हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है, शहर में नितेश की भी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। कुछ दिन बाद वह भी वापस लौट आएंगे और यहीं पर खुद का कोई काम शुरू करेंगे। मेरी सारी परेशानियां मेरे बच्चों ने दूर कर दी। अब कलेक्टर बहू ताई से अपनी प्रॉपर्टी भी छुड़वा देती है, साथ ही धोखाधड़ी करने के जुर्म में उसे जेल में डाल देती है। अब वो सभी वापस उसी बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ले लो दहेज, जल्दी कर सोना, वो लोग आते ही होंगे। हाँ माँ, हाँ हो ही गया, बस भगवान से दुआ कर कि तू उन्हें पसंद आ जाए। पता है, लड़का पुलिस में है, जीवन भर रानी बनकर रहेगी तू। पसंद कैसे नहीं आऊंगी, मैं इतनी सुंदर जो हूँ। अरे जब माँ बाप का एक ही लड़का हो और वो भी सरकारी नौकरी में, तो उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। सोना और उसकी माँ लड़की की आवभगत की तैयारी कर रहे, तभी सुनील और उसकी माँ बाहर से आते हैं। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आपका घर है? हाँ जी, यही है घर हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा जी। दिक्कत, अरे गलियां इतनी पतली है कि गाड़ी भी नहीं आ पा रही है हमारी। हाँ, वो गलियों को दिक्कत है थोड़ा बेटा जी। अच्छा, आप लोग अंदर चलिए ना जल्दी। हाँ चलो, अभी 2-3 जगह और भी तो जाना है जी। यह मेरी बेटी सोना। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्या कर रही हो आजकल वैसे? जी कॉलेज खत्म हो गया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है। देखिए बहन जी, मेरे और मेरे बेटे के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको तो पता ही होगा, मेरा बेटा पुलिस में है, हेड कांस्टेबल, तनख्वाह पूरे 40,000 है।
लेकिन असली पैसा तो ऊपर से आता है। महीने में 1.5 लाख आराम से बन जाते हैं। ऊपर से बहन भी इसकी एक ही है, उसकी भी 2-3 साल में शादी कर देंगे, फिर तो आपकी बेटी का राज होगा हमारे घर पर। बाकी में रोड पर 3-4 दुकानें हैं, 2 मकान है और गांव भी खूब सारी खेती है। हाँ हाँ, भाग ही खुल गए मेरी सोना के तो बहन जी। हम वही तो कह रही हूँ, अब तो आप भी बता ही दीजिए कि आप क्या देंगे दहेज में। जी मेरी हालत भी तो अब देख रही हूँ बहन जी, ज़्यादा तो नहीं दे पाऊंगी, पर फिर भी आप बताइए कि क्या मांग है आपकी। बात साफ है, एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं मेरे सुनील के लिए, और जब से पुलिस में लगा तब से तो हम थक गए हैं मना करते करते। अरे लोग तो 50-50 लाख की शादी करने को तैयार हैं, पर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो बस आप 30 लाख में कर देना, सब मिलाकर 30 लाख। पर यह तो बहुत ही ज़्यादा है बहन जी। देखिए आपकी बेटी दिखने में थोड़ी ठीक है, और आपकी गरीबी देखकर ही मैंने आपसे इतनी कम मांग कर दी है, लेकिन इससे नीचे नहीं हो पाएगा बहन जी, साफ साफ कह देती हूँ। हाँ हाँ, और क्या आंटी जी, इससे बढ़िया मौका और कहाँ मिलेगा। अरे पर बेटा जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो खेत मकान बेच के आप यही चाहती हैं ना, आप चाहती हैं ना कि आपकी बेटी राज करे। सब कुछ बेच कर भी मैं इतने पैसे नहीं जुटा पाऊंगी। दया कीजिए बहन जी, ऐसा है बहन जी, आप ना रहने दीजिए, फिर अपनी बेटी के लिए ढूंढ लेना कोई किसान या मजदूर। फालतू में टाइम खोटी किया हमारा। चल सुनील और सुषमा अचानक से उठे और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल लिए। यह पहली बार नहीं था जब माँ बेटों ने किसी और उसकी बेटी को अरमानों पर लात मारी हो। सुषमा और सुनील हर परिवार में ऐसे ही मोटे दहेज की मांग करते। उनकी कोशिश थी कि लड़की भी सुंदर मिल जाए और दहेज भी अच्छा खासा मिले। फिर उसी शाम क्या हुआ माँ, भैया को कोई लड़की पसंद आई। अरे क्या बताऊँ निक्कू, 2-3 घरों में गए थे, एक लड़की पसंद आई भी थी। अरे क्या नाम था उसका, सुनील सोना नाम था शायद। हाँ हाँ, पर वही उसकी तो एक नंबर की फटीचर माँ निकली। मुझे उसका घर देखकर ही अंदाजा हो गया था कि उसके पास देने के लिए ठेला भी नहीं होगा, और हुआ भी वही। आप ये दहेज का लालच छोड़ क्यों नहीं देती माँ। अरे आप लोग माँ को समझाने की बजाय इनका साथ दे रहे हैं। दहेज लेना जुर्म है, और आप पुलिस वाले होकर भी ऐसी बातें करते हो। ओए तू चुप कर, जाके अपनी काम कर। बड़ी आई हमें समझाने जा रही है, लेकिन देखना यह आप लोग ठीक नहीं कर रहे। इतना दहेज मांगना अच्छी बात नहीं है। अगर भगवान नाराज हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे एक दिन। तू चुपचाप अपने कमरे में जा। आई बड़ी हमें ज्ञान देने वाली। सुषमा की बेटी निकिता अपनी माँ अपने भाई को दहेज लेने से मना कर रही थी, पर दोनों उसकी एक ना सुनते थे। क्या हुआ जब माँ बड़ी दुखी लग रही है, हो क्या करूँ, इतने बड़े शहर में तेरे लिए एक ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा। एक काम करे, क्या वो शालीमार गार्डन वाली लड़की को ही पसंद कर लें क्या। पर वो तो 20 लाख ही देने को कह रहे हैं ना माँ। हाँ बेटा, 30 लाख ना सही 20 लाख ही सही। ठीक है माँ, तो एक काम करते हैं, कल सीधा चली पड़ते हैं उनसे, वहीं जाकर बात कर लेंगे। सुनील और सुषमा बात कर ही रहे थे कि तभी सुषमा के फोन पर कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है। नमस्ते बहन जी, मैं सोमनाथ बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है। मैंने सुना है आपका बेटा पुलिस में है और आप उसके लिए लड़की देख रहे हो। हाँ आपने ठीक सुना है, तो आप एक बार मेरी बेटी को आकर देख लीजिए। वह नौकरी करती है, अच्छा क्या पैसा कमाती है, घर का सारा काम भी जानती है। हाँ हाँ तो ठीक है, पर दान दहेज का क्या सीन है, कितना कर पाएंगे आप। ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, 30 से ऊपर नहीं कर पाऊँगा बहन जी। क्या कहा, 35। हाँ हाँ ठीक है, हम कल आते हैं आपके पास। सोमनाथ का पता पूछकर सुषमा ने फोन काट दिया। उसे लगा कि यह तो भगवान का करिश्मा हो गया, मनचाही लड़की और मनचाहा दहेज दोनों मिलने वाले हैं। फिर अगले दिन सुषमा और सुनील को लेकर सोमनाथ के घर पहुंची। बैठिए बहन जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है। जी ऊपर वाले की कृपा है, बस लीजिए, ये आ गई मेरी बाड़ी। कैसी हो बाड़ी, तुम क्या कर रही हो आजकल। जी मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा बेटा जितना कमाता है तुम्हें उस कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बैठना रानी बनकर, काम तो सारे नौकर कर लेंगे। तो फिर जरा लेन देन की बात हो जाए बहन जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी बेटी नौकरी करती है, इतना बड़ा घर है आपका, तो आप भी चाहेंगे कि आपकी बेटी अच्छे घर में जाए, और फिर आप जो भी दोगे वही शादी के बाद रहेगा, तो आपकी बेटी का ही ना
सतनाम जी, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ। बहन जी क्या कहा, कितना दहेज चाहिए आपको? अरे भाई साहब 30 तो जीरो वाला 30 लाख। इतना सुनते ही वाणी ने जोर से कहा, सुनिए आप सब बाहर आ जाइए और पकड़ लीजिए इन लोगों को। यह क्या बदतमीजी है, यह क्या कर रही हो तुम? दहेज के लालची हो, लाइन में ला रही हो, तू हमें पकड़वाएगी? लगता है तू अभी मेरे बेटे को जानती नहीं है। अरे वो पुलिस में है, तू बिगाड़ पाएगी उसका? गलत लगता है आप हमें नहीं जान पाए। यह है डीएसपी विजिलेंस वाणी शुक्ला जी। हाँ, और आप दोनों हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं। खुलेआम दहेज की मांग करने के लिए अब आपको जेल जाना होगा। जेल? अरे ऐसे कैसे? सुनील तू कुछ बोल ना। इसे क्या बोलूँ माँ, विजिलेंस वाले किसी की नहीं सुनते। ऑल टीम पकड़ लो इन्हें और तुम भी बाहर आ जाओ। पुलिस वालों ने फौरन सुषमा और सुनील को हथकड़ी लगा दी और तभी दूसरे कमरे में सोना निकल कर आई। सोना वही लड़की थी जिसे सबसे पहले सुषमा देखने गई थी। सुषमा जी मिलिए डीएसपी बाड़ी से, मेरी सबसे अच्छी सहेली। अरे सोना तुम हमें माफ़ कर दो बेटी, हमसे बड़ी गलत भूल हो गई। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? और ले लो दहेज, और ले लो दहेज।